गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एवी इज फाइन। जल्दी से आप लोग ज्वाइन करिए और मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं उसके पहले जितने आपके ग्रुप्स है उसमें लिंक्स वगैरह आप शेयर कर लीजिए। तो अगर मैं ब्रीफ कर लूं तो कल फाइन, एवी इज फाइन, ओके ग्रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने यूपीएससी से लाइव ऐसे पेपर की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। दैट वाज वेरी ऑसम, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स मेंस दे रहे थे, तो उनके सपोर्ट में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि सर हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, मैं और हमारे पॉलिटी वाले सर मनोज सर और हमारी पूरी टीम बच्चों के मोरल बूस्टिंग के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, ताकि उनको लगे, आप देख रहे हो जीनो आईएएस आपके हर एक पहलू पे आपके साथ है। बस कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया, कॉल आया कि सर हमारे पेरेंट्स दिल्ली में नहीं है। मैं यार ऐसी बात क्यों करते हो, वी आर ऑलवेज फॉर यू गाइस। ठीक। तो मैं अजीत तिवारी अपने पूरी टीम जीनो आईएएस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। ठीक, क्योंकि हमने राइट टाइम सेशन स्टार्ट किया। लग रहा है आप कहीं ट्रैफिक में, कहीं बारिश में, क्योंकि दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। तो अगर मैं बरसात की बात करूं तो आज का दिन बरसात का दिन, कई तरीके के बरसात है। एक तरफ हमारी टीम के द्वारा पढ़ाए क्वेश्चन की बरसात हुई है। अब आप बोलोगे सर ये तो सब लोग बोलते हैं। यार यही तो डिफरेंस है सब लोगों के बोलने में और हमारी टीम के बोलने में। ठीक, कि आज के सेशन को मैं, मनोज सर और अरुण त्रिपाठी सर भी रास्ते में जाम में फंसे हुए हैं और उनका भी मैसेज आया कि सर हम जाम, हमने कोई बात नहीं सर, आप आराम आराम से बच बचा के पहुंचिए। तब तक हम लोग सेशन को धीरे धीरे एक एक कदम करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो मनोज सर, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सर जनरलाइज ब्रीफ, आज के पेपर को देख के जो आपसे मेरी बात होती रहती है और जो आप अपने बच्चों को क्लास में बोलते हो कि कौन कौन सी बुक्स आपके नोट्स के अलावा रेलिवेंट रही इस पेपर को देखकर, सर एक ओवरव्यू दे दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू मनोज सर। ओके सर, थैंक यू अजीत सर। आ, बहुत सारे छात्रों को आज एग्जाम के इस पेपर 2 के बाद पेपर 1 में तो खूब अच्छा लगा होगा उनको, लेकिन पेपर 2 में उनको बहुत सारे छात्रों को थोड़ा सा हो सकता है डिसअपॉइंटिंग लगा हो, और विशेष रूप से इस कारण से लगा होगा डिसअपॉइंटिंग कि कुछ लोगों को लगा होगा कि पेपर बड़ा टफ है ना। एक्चुअली इस पेपर में अगर हम केवल लास्ट ईयर के पेपर से ही कंपैरिजन करें, इफ वी कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर पेपर only, then first and foremost thing which you have would have encountered, means the students would have encountered, that the language is very twisted. क्वेश्चंस जो हैं अभी जब मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत सारे छात्रों को लगेगा अरे यार ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता था, फिर लिख क्यों नहीं पाया। तो भाषा को थोड़ा बहुत क्या किया, भाषा को बहुत ट्विस्ट किया। एक तो ये बात। दूसरी बात, जहां तक हम बात करते रहे हैं हमेशा से, और कल भी अजीत सर को अच्छे से याद भी होगा, कल भी यूपीएससी से जब रिपोर्टिंग हो रही थी उस समय भी मैंने ये कहा था कि देखिए टेक्स्ट बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक्स देन दे विल फेस बिग चैलेंज इन द मेन एग्जाम। और वही हुआ है। ऐसे छात्र जो लक्ष्मीकांत, अच्छा अब उनकी छात्रों की भी दिक्कत नहीं है, जो है छात्रों की भी गलती नहीं है। लक्ष्मीकांत पता नहीं कितना जो है किया जाता रहता है कि ये है वो है, और लक्ष्मीकांत की भरोसे जितने लोग मेंस लिखने गए होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा सेटबैक लगा होगा। तो जैसा कि अजीत सर ने अभी कहा कि सर टेक्स्ट बुक जरूर बता दीजिए,
तो फिर मैं कहता हूं कि देखिए, डी वासु पढ़िए, जे.एन. पांडे पढ़िए, सुभाष कश्यप की कम से कम 2 किताब जरूर पढ़िए, 2 बुक्स ऑफ सुभाष कश्यप। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, और कौन कौन सी, आवर पार्लियामेंट, और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो उनकी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, वो भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, वी.एन. शुक्ला भी देखना चाहिए, है ना, करना तो बहुत चाहिए, लेकिन मिनिमम पढ़ करके मैक्सिमम जो गेन करने का हमारा पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कम से कम 4 बुक्स तो चाहिए। अच्छा, तीसरी बात क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो आप कहते भी हैं, सिलेबस भी कह रहा है, एक्चुअली ये दोनों बहुत डायनामिक एरिया भी हैं। और पॉलिटी में तो वो सब जुड़ जाता है, एवरीथिंग इज एडेड, वट एवर और विच एवर इज बीइंग पब्लिश्ड, लेजिस्लेटेड, डिसाइडेड, जजमेंटेड, बहुत सारा कुछ, सब कुछ। यानी कि करंट अफेयर्स पर भी विशेष ध्यान हर टॉपिक के साथ देते रहना ही पड़ेगा, तभी आप समझ लीजिए मेन एग्जाम में आप जो है क्वालिफाई करने की कंडीशन में आएंगे। अब आते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आप देखोगे कई प्रश्न ऐसे हैं जिनको खूब ट्विस्ट किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला जो क्वेश्चन है, उसमें ट्विस्ट करते हुए कह रहा है कि ये जो है बैलेंस भी करने में काम आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को। इजंट सो? फिर आप देखोगे लेजिस्लेटिव जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर की जो बात कर रहा है क्वेश्चन में, और फिर कह रहा है कि अमेंडमेंट करने की जो पार्लियामेंट की शक्ति है और उस सब पर बात करिए। मींस व्हाट? हियर क्वेश्चंस आर रियली रियली ट्विस्टेड। ठीक है, आप देखेंगे अगर क्वेश्चंस को तो आपको इनका ट्विस्ट समझ आएगा। इतनी इंट्रोडक्टरी बातचीत के पश्चात Chino IAS, which is eliminating path to success, we are here to eliminate your path to success. And यही कारण है कि हम जो बातें करते हैं जेनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, बहुत ही सटीक बात करते हैं और बहुत साफ सीधे शब्दों में बात करते हैं। we do not confuse the students, as well as we do not misguide and mislead the students. दोनों बातें हैं साहब, ना तो हम यहां किसी को मिसगाइड करते हैं और ना ही हम किसी को मिसलीड करते हैं। अच्छा, और बार बार मैं कहता रहा कि भाई लक्ष्मीकांत के सहारे मत रहिए, लक्ष्मीकांत के सहारे मत रहिए, तो जिन छात्रों ने सुन लिया होगा उनका तो बेड़ा पार हुआ होगा। और आपको यह भी बता दूं, जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी, करंट अफेयर्स पढ़ा होगा ठीक तरीके से, उनको ये जो पेपर है ये बहुत कठिन तो बिल्कुल नहीं लगा होगा। ये कठिन लगने वाला पेपर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पेपर विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब ये अलग बात है, there may be a problem among the students that they do not go through with the syllabus of UPSC. As you know, UPSC has clearly mentioned Representation of People's Act, और अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है लिखा है, मेंशन किया है, तो उस पर तो भाई आपको काम करना चाहिए। You have to prepare for that. Those topics must be prepared. और यही खासियत है कि जितनी बुक्स का नाम मैं लेता हूं
उनसे कहीं ज्यादा वी.एन. शुक्ला, जयनारायण पांडे एटसेट्रा एटसेट्रा, करीब 12-14 बुक्स का निचोड़ रहता है मेरी क्लासेस में, एज वेल एज करंट अफेयर्स का पूरा इंक्लूजन रहता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आप लोग सोचेंगे कि इंडियन पॉलिटी सर कितने घंटे में खत्म करते होंगे, तो साहब मुझे इंडियन पॉलिटी मेंस और प्री दोनों को मिला करके पढ़ाने में 100-120 आवर्स से ज्यादा लग जाते हैं. और खासियत क्या होती है? इसलिए होती है क्योंकि मैं क्लास ऐसी देता हूं जो आप नोट कर सकते हैं, आप अपना स्टडी मटेरियल बनाते हैं. एंड आई एम वेरी प्राउड of my students as well as proud for my work, my hard work, that what questions are here from Indian polity. Most of them were guessed by me. मैंने पहले ही गेस्ट पेपर दिया था जहां भी मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था. दूसरी बात, नोटबुक से ही आए हैं अभी भी. इट मीन्स कि अगर आप हमारे साथ जेनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है सिवाय कुछ करंट्स के, जब आपकी क्लास ना हो. चलिए आते हैं मुद्दे पर. वेयर वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज discuss the corrupt practices for the purpose of representation of the People Act 1951. Analyze whether the increase in assets of the legislatures and or their associates disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice. हाँ, आप देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जिन लोगों ने भी आरपी एक्ट पढ़ा होगा 1951 का, उन्हें पहले से ही पता होगा, अच्छे से पता होगा इसका आंसर कहां से शुरू करना है. तो सीधे शुरू करना है. एक इंट्रोडक्शन देते हुए शुरू किया होगा. आप में से बहुत सारे लोगों ने व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसका ब्रीफ दिया होगा, और उसके बाद आपने सीधे बताया होगा कि सेक्शन 123 ऑफ दिस आरपी एक्ट 1951 describes the corrupt practices. उसमें फिर सारी करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, वो आपको लिखना होगा. ब्राइवरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फॉल्स, डिसमिनेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन. कुछ लोग गलत सूचनाएं भी फैलाते हैं इलेक्टोरल फेवर के लिए, अपने वोटर्स को अपने तरफ लुभाने के लिए, है ना. या फिर रिलीजियस सिंबल का यूज करना, रिलीजियस मुद्दों को जो है यूज करना, फिर रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर अगर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर में क्या हो जाता है? करप्ट प्रैक्टिस हो जाता है. यही सबसे पहले बताना था इस आंसर में, और उसके बाद बताना था कि भाई अगर रिलीजियस सिंबल्स को भी यूज करते हैं, रिलीजियस इश्यूज को आप इन्वॉल्व करते हैं और रिलीजियस सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो भी हो जाता है. अब जब करप्ट प्रैक्टिसेस में इतना सब कुछ आ गया तो फिर होगा क्या अगर किसी पर ये सारे करप्ट प्रैक्टिसेस या इनमें से कोई भी एक प्रूव होता है तो कन्विक्शन हो जाएगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो सकता है, और डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ उनको अगले 6 वर्षों तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से बाहर भी कर दिया जाएगा. यह आपको पता है, सेक्शन 8 है 8A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वही 1951. अब एक चीज इसमें और जोड़ी है कि क्या जो है ये करप्ट प्रैक्टिसेस होगा कि नहीं, तो ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस होगा. आपको बस बताना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा ही तो ये डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेस ऑफ इनकम जो है ये क्या हो रही है, अगर कहीं आ रही है किसी के पास
So it means that it is also comes under that और आपका आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो यही तो बताना था। क्लियर है? अब आइए दूसरा, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization tribunals made in 2021. अब ये क्वेश्चन ऑब्वियस था पूछना, क्योंकि 2021 का ये जो क्या कहते हैं अमेंडमेंट रिफॉर्म आया, अमेंडमेंट इसमें किया गया, एक्चुअली this was highly disputed. And I would like to say here again, is also highly debatable and disputed. दोनों बातें हैं। और ये क्यों ऐसा है तो आपको पता होगा, जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसको लाने के पहले एक आया था ऑर्डिनेंस। तो उस ऑर्डिनेंस को जो है क्या कर दिया गया था, उस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, फिर जो है उसको क्या कर दिया था, लेजिस्लेचर में पुनः जो है उसे ला दिया गया और इस तरह से ये रिफॉर्म किया गया। अभी भी इस पर मामला बना हुआ है। दिस क्वेश्चन वाज बट ऑब्वियस टू बी आस्क्ड, ये तो क्लियर है साहब। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. It means that what was needed or what is needed here, the comparison between tribunal and courts. जितने लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का हिस्ट्री जानते हैं वो शुरू किए होंगे इसको फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से रिलेट करते हुए और काउंसिल डी इटैट से रिलेट करते हुए। The tribunals are based on the council de etat or the administrative courts which were developed and you can say which were started and developed during the regime of Napoleon in France. और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में क्या होता है, यानी ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है, तो those matters are settled and you can say decided which are highly administrative nature. ठीक, अब कोर्ट से इनकी तुलना कर देनी है, कंपैरिजन करना है, तो बताते चलना है कि साहब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है, एक्सपर्ट्स जो बैठे रहते हैं वो कहां से आते हैं। सो द एक्सपर्ट्स आर basically from both the sides, administration side as well as, ठीक है, as well as the judicial side। ठीक, यानी कि उसका कंपैरिजन करने के बाद आपको सीधे आगे बढ़ जाना है और फिर आपको इसके तरफ चले आना है जो रिफॉर्म था और बताना है कि साहब ये रिफॉर्म जो किए गए हैं इसमें कई चीजें हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में, और इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो कुछ ट्रिब्यूनल्स को डिसॉल्व कर दिया, dissolved sub tribunals and given the power to the concerned high courts। उनको डिसॉल्व करके हाई कोर्ट्स को पावर दे दिया। ठीक है, और जो है दूसरा काम क्या किया, जो टेन्योर वगैरह है वो फिक्स करने लगा। तो इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये उचित नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, बहुत सारे रिफॉर्म्स इसमें किए गए हैं और ये कहा गया है कि इट इज एमिंग टू स्ट्रेंथन द पब्लिक कॉन्फिडेंस, this for the public confidence और
टू स्ट्रेंथन एंड टू एंश्योर द एडजुडिकेशन। ठीक है, तो वो जो रिफॉर्म है उसको बता देना है और यही आपका आंसर बनता है। फिर उसके बाद ये है तीसरा क्वेश्चन, दिस कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड यूएसए, आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, वहां यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसकी पार्डनिंग पावर और इंडिया के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को कंपेयर करना है। और आपको पता है इन यूएसए द प्रेसिडेंट हैज वेरी ब्रॉडर स्कोप फॉर पार्डनिंग। क्यों? क्योंकि वो कन्विक्शन होने के पहले मतलब सजा होने के पहले भी पार्डन कर सकता है, सजा होने के बाद भी पार्डन कर सकता है, और यहां तक कि किसी को कभी कुछ वही नहीं हुआ है, क्या नाम है, चार्जशीट ही नहीं लगी है किसी के खिलाफ, लेकिन नाम आया है तो भी वो उसको पार्डन कर सकता है। तो इस सेंस में तो बहुत ब्रॉडर है, लेकिन दूसरे सेंस में अच्छा, इसमें अगर इंडिया का हो जाएगा तो क्या हुआ, इंडियन प्रेसिडेंट हैज ओनली द पावर टू पार्डन आफ्टर कन्विक्शन। जब किसी को सजा हो जाती है, दोष सिद्धि हो जाती है और उसको सजा हो जाती है, तब वो पार्डन करता है। दूसरी बात, यूएस प्रेसिडेंट कैन पार्डन एनीवन ऑन हिज ओन whim, while इंडियन प्रेसिडेंट कांट। फॉर इंडियन प्रेसिडेंट there must be aid and advice of council of ministers, क्लियर, आर्टिकल 74, वो रहेगा ही रहेगा, हटा नहीं सकते। इधर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अपने से कर सकता है, उसको कोई सलाह किसी की नहीं चाहिए। तीसरा कंपैरिजन क्या है, तो आप फर्क क्या है, कंपैरिजन तो बहुत कर सकते हैं, फर्क क्या है, तो फर्क है कि इंडिया का प्रेसिडेंट यूनियन और स्टेट लॉज यानी और यहां तक कि यूनियन टेरिटरीज कहीं के भी मामले में पार्डनिंग पावर रखता है, while यूएस प्रेसिडेंट कैन पार्डन only the cases that come under the federal laws, or you can say their federation। ठीक, फिर और उसके बाद जो है प्रीएम्प्टिव पार्डनिंग वही हो गई पहले से ही, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास है प्रीएम्प्टिव पार्डनिंग उसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the nature of Jammu and Kashmir Legislative Assembly after the Jammu and Kashmir reorganization, briefly describe the parts and functions of the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir। आप सब जानते हैं दिस इज वेरी, यही एक क्वेश्चन है जो हाईली फैक्चुअल है, सीधा पूछा गया है, कोई ट्विस्टिंग नहीं की गई है, लैंग्वेज में सीधा पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बताना है कि लेजिस्लेचर वहां का क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है और क्या कर सकता है तो वो, लेकिन क्या नहीं कर सकता है तो जो है आपका पुलिसिंग पे नहीं कर सकता और लॉ एंड ऑर्डर पे कोई जो है लॉ नहीं बना सकता है, वहां का एलजी करेगा। ये सारी बातें आप जल्दी 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 सब बता दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Attorney General of India plays a crucial role in guiding the legal framework of the Union government and ensuring sound governance through legal counsel. Discusses responsibility, rights, and limitation in this regard. Question. This question is also very simple and very straightforward. Nothing to be worried about. वो जो पहला स्टेटमेंट लगा दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप कंक्लूजन में ले जाके लिख दीजिए, ठीक है। और सीधे इसका क्या करना है, सीधे बताते चले जाना है कि दिस काउंसिल है वो भारत सरकार का, फिर ये करता है वो करता है ना, रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, फिर आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होते हैं उनमें भी वही जा करके सारा लीगल जो है वो काम करता है ना। ये सारा अगर आप बता दिए तो काम खत्म हो गया। यानी दो क्वेश्चन आपको
जम्मू कश्मीर और अटॉर्नी जनरल, ये दोनों सीधे सीधे मिले हैं। अब इसके बाद आगे का देखते हैं। आगे हम लोग सीधे आएंगे। अभी चूंकि गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए सर हैं अरुण सर, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूं, सीधे आ रहा हूं पॉलिटी के क्वेश्चंस पर। फिर उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability. इसका मैं शुरू में भी एग्जाम्पल दे रहा था। तो अब देखिए, ये फिर से ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये फाइनली लास्ट में आना चाहिए आपके कंक्लूजन वाले रिमार्क में, और आपको बस बताते चलना है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। शुरू कर दिया आपने, फिर क्या हुआ कि आप बता देंगे कि ये क्या करता है। इट इज अ काइंड ऑफ एथिकल फाउंडेशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द जुडिशरी, जुडिशरी के कंटेक्स्ट में, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो क्या है, एक तरह का इथोस है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इथोस है, principles, ethical principles हैं which guide the judiciary also when judiciary interprets the constitutional provisions, and when judiciary does so, तो क्या हो जाता है कि अब judicial independence तो है, judiciary is independent in India, but judicial accountability यहां से ensure हो रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में डिस्कस करते हुए ये स्टेटमेंट भी दिया है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट दे करके थोड़ा सा ट्विस्ट करने का कोशिश किया, लेकिन जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पढ़ी है उनके लिए क्वेश्चन आसान है। यानी कि 3 क्वेश्चन तो आपको हमने कह दिए आसान हैं, कठिन है ही नहीं। चलिए अगला है, Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the parliament to the change of the constitution. अब देखो, ये सीधे केस शुरू होगा आपका वहां से, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट शुरू होता है। तो पहला केस आप डिस्कस करते हैं कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट हैज 2 टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर। बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है पलटा और कहा कि नहीं नहीं, देखो लॉ मेकिंग इज लॉ मेकिंग, ठीक है। और फिर उसने कहा कि चूंकि लॉ मेकिंग इज लॉ मेकिंग, दैट इज व्हाई एवरी लॉ कैन बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी, ठीक है। और फिर वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो आता है, वो बताना है, ठीक है। यानी कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी 2 बड़े केसेस हो गए, केशवानंद भारती और फिर मिनर्वा मिल, मेनका गांधी, 3 कर लीजिए, और एक वो वाला, ठीक है, 1960। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन वास्तव में सीधे सीधे था बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को निकाल करके बताना, और जो है बाकी चीजों को डिस्कस करना, बस इतना ही था। लेकिन घुमाव इतना दे दिया, इतना ट्विस्ट कर दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत सारे, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बार प्रॉब्लम। Next question is, discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of judges of the Supreme Court of India and that of the USA. तो पहले एवोल्यूशन, तो फर्स्ट जजेस केस में एग्जीक्यूटिव को आप पहले जजेस केस से, कई लोग क्या किए होंगे, इसको सेकेंड जजेस केस से लिखना शुरू किए होंगे, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। फर्स्ट जजेस केस से लिखिए 1981 से, उसमें बताइए कि एग्जीक्यूटिव के रोल को इंपॉर्टेंट माना गया। फिर आइए सेकेंड जजेस केस 1993 में, बिल्कुल प्राइमेसी जिसको दे गई,
ठीक है, प्राइमेसी दे दी गई जुडिशरी को। फिर आइए और वही जो कॉलेजियम सिस्टम हो गया। और फिर थर्ड जजेस केस में कहिए कि थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम को और जो है क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम 1+4 का हो गया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। और इसको बोलने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद आपने क्या किया होगा, बहुत सारे छात्रों ने किया होगा, सीधे कहां चले जाना है, बीच में छोड़ रोक देना है, कहां चले जाना है, इंडिया और यूएस का अपॉइंटमेंट सिस्टम की तरफ। और आपको कहना है कि भैया यूएस में तो केवल नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस करता है, और फिर सीनेट जो है बिफोर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन करता है, अप्रूव करता है उस नॉमिनेशन को। तब जा करके वह क्या होता है, अपॉइंटमेंट के लायक होता है। और अगर आपको पता हो तो वहां पर जब फेडरल जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उनको सीनेट में बुलाया जाता है और जाने कितने तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। खैर ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बताना है कि साहब ऐसा होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यह भी बता देना है कि वहां अगर कोई जज बनता है तो साहब एक तरह से वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, क्योंकि उसको हटाने का जो तरीका है वो जब तक उसका गुड बिहेवियर है तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता, ही कैन नॉट बी इम्पीच्ड। और फिर इसका मतलब या अपनी मृत्यु तक वो जज रह सकता है या रिजाइन कर दे तो कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया में आपको बता देना है कि नहीं साहब, यहाँ तो अपॉइंटमेंट केवल फिक्स टेन्योर का मामला है, 65 वर्ष का मामला है या 62 वर्ष का, या फिर वो ठीक है हाई कोर्ट्स का, ये बता देना है। और फिर उसके बाद आपको आपने बताया होगा, फिर उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम बता देना है। आंसर इज वेरी कंप्लीट। कुछ लोग क्या किए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में अगर ये डाल दिया होगा ना कंपैरिजन यूएस और इंडिया का कॉलेजियम सिस्टम का, तो ज्यादा अच्छा आंसर रहा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 14th क्वेश्चन है, और मेरे डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि पॉलिटी का इतना ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत सीधा है। ठीक। एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ plan to development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India? अब इसमें क्या करना है, फाइनेंशियल रिलेशंस, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को बताने के साथ साथ और क्या करने की जरूरत है, तो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस बता देने के पश्चात केवल एक काम करने की जरूरत है, और वो क्या है, आपको पता है कि आपको आर्टिकल 280 फिर यानी कि फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, और फिर फाइनेंशियल रिलेशंस को और बेहतर बनाने के लिए, कोऑपरेटिव मोर कोऑपरेटिव बनाने के लिए और फिस्कल फेडरलिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए जो फाइनेंस कमीशन का रोल है उस पर बात कर देनी है। और इस तरह से मुझे लगता है कि आप सभी ने किया भी होगा, और आपका इस तरह से आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। एंड आई एम श्योर कि आपने अच्छा आंसर लिखा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस, जिनका हमने ब्रीफ डिस्कशन किया है। डिटेल आंसर दिया जाएगा आपको अन्य कक्षाओं में, और मैं अब अजीत सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप आए और छात्रों को कमांड करें। बिल्कुल। मनोज सर, जो स्टूडेंट बीच में ज्वाइन किए, जी। जो था स्टूडेंट जो लेट से जुड़े हमारे साथ, जी सर। और उनका सर एक क्वेरी आया कि सर ओवरऑल अगर हम पॉलिटी के सेगमेंट को देखें, जी। अ, इसके इसको सर समराइज करने के बाद मैं अरुण सर के साथ जुड़ूंगा। हम्म। तो सर अगर कॉम्पैक्ट में कहा जाए तो सर आप इसे समराइज कर दें, हाँ। ओवरऑल हाउ वाज द पेपर सर। अब ओके। आपके लिए तो सर आसानी है, लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा जी। सा पेपर को समराइज कर दें सर। पेपर का ट्रेंड कैसा रहा? आ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग दिस वन अजीत सर, कि जी जी। एक्चुअली अगर हम 2024 के ही पेपर से कंपेयर करें तो एक चीज बड़ी साफ दिख रही है कि ये पेपर थोड़ा कठिन है।
और अगर कुछ लोग इसको जो थोड़ी सी वैसी भाषा में बात करते हैं कि सर थोड़ा ये डिफिकल्ट था कि मॉडरेट था कि आसान था, तो मैं कहूंगा मॉडरेट। क्योंकि 4 सवाल आपको दिखते हैं जो सीधे पूछे गए हैं, लेकिन बाकी के 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे नहीं पूछे गए हैं। और दूसरी बात जो है, कंटेंट वाइज भी छात्रों को प्रॉब्लम आई होगी पॉलिटी के आंसर लिखने में। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में और उसके पहले भी 2023 का देख लें, 2022 का देख लें, तो उसकी तुलना में दिस पेपर वाज एक्चुअली अ बिट डिफिकल्ट। और मैं इसको अगर डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट्स देने हो आउट ऑफ 10, तो मैं इसको दूंगा 7.5 दे देता हूं, 7.5। 7.5 मार्क्स डिफिकल्टी लेवल पर मैं इसको दूंगा। ये आसान पेपर नहीं था, ये तो पक्की बात है, लेकिन कठिन भी नहीं था उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिन्होंने अच्छे से किया होगा टेक्स्ट का पढ़ाई और जिन्होंने अच्छे से किया होगा। बहुत 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 धन्यवाद मनोज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं करूं तो मनोज सर ने जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 11, 12, 13, 14 को कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमारे अरुण त्रिपाठी सर करने वाले हैं। तो मैं अरुण सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू अरुण सर। सर, जो रिमेनिंग टॉपिक है सर उसके बारे में एक बार सर पेपर का ओवरव्यू दे दीजिए। और सर क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स जो रिमेनिंग क्वेश्चन सर आपसे कंटिन्यू कर लीजिए। अरुण सर, स्वागत है आपका, प्लीज ज्वाइन। थैंक यू वेलकम सर। अरुण जी। थैंक यू सर। पेपर जैसा कि अभी दिल्ली का मौसम है बिल्कुल वैसा ही है, और बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं थे इस पार्ट के, जो गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर के हैं। रेगुलर क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। अगर आपने देखा होगा, जो भी स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने सिलेबस को अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करके स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए इस वाले पार्ट में, गवर्नेंस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो मेरी आवाज पहुंच रही है? थोड़ा सा ये ग्लिच है यहाँ। ओके। तो यहाँ जो भी मैं यही कह रहा था कि जिस भी स्टूडेंट ने अपने सिलेबस को स्ट्रैटेजी वाइज, टॉपिक वाइज कवर किया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नेंस वाले पार्ट में और आईआर वाले पार्ट में उसको ज्यादा दिक्कत हुई होगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हम पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अ, अभी हम एक एक करके उसकी बात कर लेते हैं। कुछ जो गवर्नेंस वाले क्वेश्चन हैं वो अगर आप देखेंगे तो जो रेगुलर आपके सिलेबस का पार्ट है वहां से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप पढ़ते ही हैं अमूमन। तो इन चीजों पे ही ये बेस रहा। कुछ कुछ जरूर थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन की गई कि ये कैंडिडेट इसको कनेक्ट करके चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, द नीड्स अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत जरूरी था। तो आइए एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस की क्या डिमांड रही, और आप एक बार अपने आप को इवेलुएट कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा। तो एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं इसके आंसर को, फिर बहुत डिटेल में भी हम आपसे बात करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट शुड बी रिटन देयर। बट अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट कर पाए। तो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ ये सीधा सीधा कहता है, women's social capital complements in the advancing empowerment and the gender equality explain। महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है।
ये बड़ा, आप देखिए, जब भी आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो विमेन कैपिटल का अब बहुत जोर शोर से बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेशन थी एग्जामिनर की, वो ये थी कि सबसे पहले तो आप क्या इस टर्म से, ये जो सामाजिक पूंजी है, क्या आप इससे अवेयर हैं? तो इस वाले क्वेश्चन में शुरुआत में आपको थोड़ा सा बताना था कि व्हाट इज कैपिटल, क्या कहते हैं, सोशल कैपिटल, और ये विमेन के रिगार्डिंग क्या है। तो आपको मालूम है कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो चीज होती है, आप गवर्नेंस में पढ़ते हैं इसको, कि जिसको आप इन्वेस्ट करके बेनिफिट इंश्योर करते हैं। तो यहां जब आप सोशल कैपिटल की बात करते हैं, तो सोशल कैपिटल मतलब कलेक्टिव डेवलपमेंट को इंश्योर करने में हेल्पफुल टूल्स होते हैं। लेकिन जब आप स्पेसिफाई करते हैं कि विमेन क्या, विमेन सोशल कैपिटल का क्या रोल है, तो विमेन सोशल कैपिटल आप एकदम से आप समझते हैं कि वो सारे एस्पेक्ट जो एक नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं विद इन दी वुमेन, बिटवीन द वुमेन, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं फॉर दी वुमेन, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये और जो तमाम सारी और मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो विमेन के राइट्स को की बात करते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि जो सोशल, जो लोकल गवर्नमेंट है पंचायत के लेवल पर, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन है, ये सब मिल के कलेक्टिवली एक विमेन सोशल कैपिटल का निर्माण करते हैं। तो पहले तो यही आपको बताना था कि ये सारी चीजें, यही दीज आर दी इंस्टीट्यूशन विच इज important, which are the consider as a women social capital। और फिर सीधा सीधा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ी चीज है कि इट हेल्प्स टू इन द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। ऑफ कोर्स ये उनके सशक्तिकरण में मदद करेगा, आगे बढ़ाएगा ही। ये सारे हेल्प ग्रुप मदद करते ही करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, इनसे दो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं। तो इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, it will ensure the participation of people, participation of women, ठीक है। ये तमाम सारे these are helpful to generate the financial helps, legal helps, मतलब they can fight against the exploitation with them। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप इस आंसर में लिख के ये स्टेटमेंट को आपको बताना है कि यस इट्स ट्रू, व्हाई इट इज ट्रू। तो पहले पार्ट में आपको ये बता देना था कि व्हाट इज ये विमेन सोशल कैपिटल, और फिर बताना है कि हाउ दीज कंपोनेंट्स हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन। तो वही फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू, पार्टिसिपेशन के थ्रू, उनके क्या कहते हैं, अगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू, इन सारी चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर द लिवलीहुड, इस तरीके की चीजें अगर आप पॉइंट आउट करके बता देते और ये आंसर, ये क्वेश्चन की डिमांड कंप्लीट हो जाती। ठीक है, हम बहुत डिटेल में इन सबको, इन सारे आंसर को फ्रेम भी करेंगे। अभी वक्त कम है, तो इन सारी चीजों को एक बार समझ लें कि व्हाट द क्वेश्चंस डिमांड। अब ये जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स। एग्जामिन, जहां जहां एग्जामिन है, आपको अपने व्यूज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। सिंपल, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। आप देखिए क्या कह रहे हैं, ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन हो। यहां एक टर्म तो ये है, आप ई गवर्नेंस से अवेयर हैं। ई गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट। तो यहां आपको ये बताना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कि जो ई गवर्नेंस प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो यूजर सेंट्रिक नहीं है ज्यादा। अभी भी जो ज्यादा से ज्यादा ये टेक्नोलॉजिकल और बैंक एंड यूनिफिकेशन को ही ज्यादा इंश्योर कर रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सीधा सीधा जो आपसे बात की गई है, वो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द ई गवर्नेंस, जो आप पढ़ते हैं अपने रेगुलर टॉपिक में। तो व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द ई गवर्नेंस रिगार्डिंग
जो यूजर सेंट्रिक डिजाइन है इसके लिए बताना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है, आप सीधे सीधे पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है। ये क्वेश्चन आपसे डिमांड ही ये कर रहा है कि आप यहां पर क्या कहते हैं, आप बताएंगे कि यस दिस इज ट्रू, ये भी सही है कि जो हमारे यहाँ इसमें ज्यादातर जो आईटी लेड अप्रोचेस हैं, सिंगल विंडो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो इतने सिंपल नहीं है कि जो आम जनता है वो उसको इजीली चीजें कर ले। आप देखिए आज भी इतने सारे फैसिलिटेशंस के बावजूद, सिंपल सारे एग्जांपल अगर आप छोड़ भी दे, बैंकिंग वगैरह छोड़ भी दे, तो भी आज रिजर्वेशन कराने में भी बहुत से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस की डिपेंडेंसी है ब्रोकर्स के ऊपर। तो ये जो सारी चीजें हैं, बैंकिंग के जो फंक्शंस हैं वो से डरते हैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी भी, खास करके जो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं। इतने ज्यादा ईज होने के बावजूद भी अभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है वो। अच्छा, चीजें नो डाउट अभी पिछले कुछ सालों में जो जितनी भी स्कीम्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक यूजेस को इंश्योर करके उसी के यूजेस को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, लेकिन उसमें यूजर्स फीडबैक का बहुत अभाव रहा। इस बात को इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ठीक है आपने अपॉर्चुनिटीज तो अवेलेबल करा ली, लेकिन व्हाट अबाउट द यूजर्स। जो यूजर्स हैं बेसिकली, मतलब जब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को केवल अर्बन एरियाज के लोगों को कैलकुलेट कर पाना मतलब इज नॉट गुड, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज हैं ऑफ द गवर्नमेंट दे आर अवेलेबल, दे शुड बी अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो द लास्ट मैन ऑफ द कंट्री, इस बात को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि if he is not comfortable to using it, तो we have to rethink about our projects। तो yes, even this statement is true। तो आप यही सीधे सीधे बताएंगे कि यस इन सारी चीजों की चीजें दिक्कत हुई हैं, इनका यूजेस भी कम हुआ है, लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन ज्यादा है, इसने अभी भी करप्शन को ओवरकम कर पाने में उतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया है जिस पे काम किए जाने की जरूरत है। तो बेसिकली जो ई गवर्नेंस के चैलेंजेस आप पढ़ते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में, उन्हीं पे आपको फोकस करना था और बेसिकली उसको बताना था कि ये सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो फैसिलिटेशंस देने की बात की गई है, तो उसको अवेलेबल कराना चाहिए, यूजर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होती है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर ये चीजें फैसिलिटीज इंग्लिश में हैं, कई सारे वेबसाइट हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वी आर अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, वी आर अ कंट्री विद द मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच। तो उन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, स्कीम्स हैं जिनको फोन पे उस पे काम कर पाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए होता है। तो ऐसे एप्लीकेशंस डिजाइन करने की जरूरत है जो फोन फ्रेंडली हो। तो इन्हीं सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज फीडबैक वगैरह को वैल्यू देने की जरूरत है अगर हमको यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो इन्हीं सारी चीजों की डिमांड ये क्वेश्चन कर रहा था कि आर यू अवेयर विद द लिमिटेशंस ऑफ द ई गवर्नेंस और नॉट रिगार्डिंग द यूजर्स। तो यही क्वेश्चंस की डिमांड होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये कहता है कि नागरिक समाज संगठनों को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए। Civil society organizations are often perceived as being anti-state actors than non-state actors. Do you agree? Justify। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अगर आपने ठीक से पढ़ा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द गवर्नेंस, तो आप अच्छा आंसर करेंगे। यहाँ थोड़े से पॉलिटी के भी एस्पेक्ट को मिलाने की जरूरत है कि जो पब्लिक
पार्टिसिपेशन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन में आपको पहला जो पार्ट है, पहले तो आपको ये बताना है कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज देयर। ठीक है, व्हाई दिस इज सेड दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज एंटी स्टेट फैक्टर्स। ये एंटी स्टेट फैक्टर्स क्यों कंसीडर किया जा रहा है? तो पहले पार्ट में आपको बताना है कि सिविल सोसाइटी इज देयर, मतलब often they influence the decision of the government, they act as a pressure group in the system। प्रेशर ग्रुप की वजह की तरह ये काम कर रहे हैं, सरकारों के जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, उनको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, सरकार के ऊपर ये प्रेशर करते हैं कि अपने फेवर में कानून बनाए, जो बना हुआ है उसको वापस लिया जाए। इस तरीके की भी बातें आती हैं। इनके मूवमेंट कई बार जो गवर्नमेंट डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो because they influence the decisions of the government, that is why it seems that ki the civil society acts as anti-state factors। But if you observe minutely, what will you get? कि आप देखिए, ठीक है, ये सारी बातें ऐसा लगता तो है, बट आपको दूसरे पार्ट में ये बताना है कि we live in a democratic state, और in a democracy the ruler is nobody but the people। तो रूल ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी एक्चुअली। तो यहां इन द डेमोक्रेसी रूलर एंड पीपल आर नॉट अ डिफरेंट थिंग। पीपल ऑफ द कंट्री आर द रूलर ऑफ द कंट्री, दे आर द मास्टर ऑफ द कंट्री। तो ये दोनों दो यूनिट नहीं है ना? तो इनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। बट द सिविल, व्हाट सिविल सोसाइटी डज, the presence of civil society is should be there to ensure to reduce the arbitrary action of the government। ये that is why it is very important। तो बेसिकली आपको यहाँ सिविल सोसाइटी के रोल अब बताना है कि what are the important role, why we need civil society। और वैसे भी इसके तीसरे पार्ट में आप बात करेंगे when we talk about the governance, there are three important components of the governance। one is a state, second one is civil society, and third one is market। तो इन तीनों को मिला के ही हम गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदल सकते हैं। सबका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो काउंटर, जो ये कंट्रोल जैसा लगता है कि ये स्टेट के ऊपर ये कंट्रोल कर रहे हैं, असल में ये उनके रोल का, दैट इज व्हाई दे नीड इन द सिस्टम, ये उनका रोल है। तो इट इज नॉट राइट टू कंसीडर द सिविल सोसाइटी एज अ एंटी नेशनल, एंटी स्टेट फैक्टर्स, है ना? दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम it is important that the civil society should be there to observe the functions of the government, to control the arbitrary action of the government। क्लियर है? इस आंसर की यही डिमांड थी। आइए नेक्स्ट आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो 9th क्वेश्चन है, ये आपका, ये आईआर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि जो ये क्वेश्चन कहता है कि भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी, आपसी सम्मान, सह विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है। विस्तार से बताइए। बेसिकली दिस क्वेश्चन डिमांड, this question is there to check your knowledge about the Indo-African relationship। बेसिकली हमने जो इंडिया और अफ्रीका का जो रिलेशनशिप है, आपने क्लासेस, आपने अपनी पढ़ाई में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा, समझा होगा। आपको मालूम है कि हम हिस्टोरिकली, कल्चरली, ये तमाम सारी चीजें, और खास करके जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हैं, उन सब में हमारे बीच में बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं, और ये हमें एक तरफ लेकर, एक साथ लेकर आते हैं। अच्छा, जिस तरीके के वर्ड सिनेरियो हो रहे हैं, उस तरीके से हमको इन सारे कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशंस को बढ़ाने की जरूरत है। तो बेसिकली अफ्रीकन रीजन पे जब हम बात करते हैं, तो ये सारी जो
हमारे बीच ये जो पार्टनरशिप है, बिकॉज वी शेयर अ कॉमन हिस्टोरिकल incidents, ठीक है, some cultural, they are culturally rich, even we are the culturally rich, some political concerns, जो historical aspects of the political concerns थे वो और हमारे बिल्कुल कॉमन है। तो इन सारी चीजों की, ये सारी चीजें हमें नजदीक लाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती हैं। और फिर सीधा सीधा क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये जो सारा जो डिजिटल पार्टनरशिप है हमारी, वो हमारे एक लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप को इंप्रूव कर रहा है। ऑफ कोर्स कर रहा है। तो बेसिकली आपको वही सारे पॉइंट्स बताने हैं कि वो सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो आप बताओगे कि कैसे हमारे यहाँ हमने वो पैन अफ्रीका ई नेटवर्क शुरू किया, ठीक है, उसके बारे में आप डिटेल में बताओगे। क्या आप किस तरीके से वो अफ्रीकन स्टूडेंट्स को हमने एजुकेट करने के लिए तमाम सारे एफर्ट्स अपनी तरफ से किए। जो हमारे आईटीएस के जो प्रोग्राम थे, डिजिटल प्रोग्राम्स थे, उसने किस तरीके से जो अफ्रीकी ऑफिसर्स थे, जो उनके आईटी पेशेवर्स थे, उनको ट्रेंड करने में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आप बताओगे कि कैसे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी तरफ से मदद की गई। तो इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को बताना था। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 10th क्वेश्चन। with the waning of the globalization, post cold war world is becoming a site of sovereign nationalism। आप देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ये। वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है। अब यहां दो चीजें हैं। आपको मालूम है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दो पावर्स राइज कर जाती हैं। एक कैपिटलिज्म अमेरिका के लीडरशिप में, और दूसरा जो एक कम्युनलिज्म, सोशलिज्म आप कह लीजिए, वो यूएसएसआर के अंडर ये स्टैब्लिश होती हैं। तो एक दो पावर्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं यहां बता रहा था कि जैसे ये दो पावर्स बढ़ती हैं, तो दो पावर्स बढ़ती हैं, दोनों के बीच में अपने अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है। आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। लेकिन जब, और उसी उसी एरा को कोल्ड वॉर कहते हैं, क्योंकि कोई फ्रंट पे वॉर नहीं करना चाहता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, एटम बम इस्तेमाल हो चुका था, तो दोबारा से कोई वॉर नहीं चाहता था, लेकिन सब अपने अपने पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स तो कर ही रहे थे। तो वो सिनेरियो ऐसा था जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर में इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा थी। बाद में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ कि यहां सीधा सीधा ये ऐसा हुआ कि हर देश अपने डिसीजन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, उसको इंश्योर करने की बात कर रहा है, और उसी को क्या कहते हैं प्रायोरिटी के रूप में देखता है। सॉवरेंटी का मतलब मालूम है एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, यानी एवरी कंट्री वांट्स टू मेक देयर सॉवरेंटी इंश्योर्ड। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि सॉवरेंटी को इंश्योर करने के एफर्ट्स बनते जा रहे हैं। हालांकि ग्लोबलाइजेशन में ये थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा बीच में, लेकिन अगर आप कंसीडर करें अभी जो करंट सिचुएशन है, खास करके कोविड सिचुएशन के बाद, तो कोविड सिचुएशन में सब लोगों ने पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने को प्रायोरिटी दी, जो कि जरूरी भी था। तो ऐसे में वो जो इंटरडिपेंडेंसी था कि नहीं नहीं वी आर हियर फॉर द वर्ल्ड, वो वाला थोड़ा कंसेप्ट लूज होता हुआ दिख रहा है। तमाम सारे जो नारे आए, जैसे अमेरिका फर्स्ट जैसे नारे हैं, वो सारे नारों ने भी सॉवरेनिटी को बहुत ज्यादा प्रोवोक किया। हमारे देश में भी अगर आप इंडिया की बात करें, आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स पे बात की गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तमाम सारी की अपनी इंडस्ट्री को, अपनी सारी चीज़ों को बढ़ाओ। जिस तरीके से अभी रिसेंटली अमेरिका के टैरिफ
और टैरिफ पॉलिसी की वजह से और जिस तरीके से हम सब के अंदर ये आ रहा है कि हमको सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ावा देना है, तो ऑफ कोर्स ये जो ऐसा है कि ये दिखता, ये जो क्या कहते हैं, अपने आप को सॉवरेन बनाने के पीछे ये सबको लगा कि नहीं नहीं ये जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जैसे WTO, UNO, ये क्या होती थी कि ये मल्टी एस्पेक्ट्स की, वो सभी के लिए, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। तो ऐसे सबको एक दूसरे से बचाना था, उनके बीच में भूमिका थी कि कहीं किसी तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको रिजॉल्व करो। और पिछले कुछ सालों में देखा गया कि उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को लूज किया है। तो उनकी कमी की वजह से भी ये सबको लगने लगा कि नहीं, ये क्या कहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि अपनी सॉवरेनिटी को फोकस किया जाए। और जिस तरीके से अब जो एज है वो है एज ऑफ द डाटा, तो डेटा का जो कलेक्शन है उसमें जिस कंट्री के पास जितना डेटा वो उस तरीके से काम करेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर जो सॉवरेनिटी का फोकस है, यस ऑफ कोर्स ये बढ़ा हुआ है सबने इस तरीके से। तो आप ये सारी बातें आप कह सकते हैं, यही सारी इस क्वेश्चंस की डिमांड थी कि क्या आप उन एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने पॉलिटी में डिस्कस कर लिया होगा। हाँ, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। बड़ा अच्छा, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स discuss their role in raising awareness, influencing policies and advancing the environmental protection in India। पर्यावरण दबाव समूह क्या है? भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारे सामने पिछले कुछ समय से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, पूरी दुनिया के सामने ये इन्वायरमेंटल इश्यूज आए हैं, और इन्वायरमेंटल इश्यूज ने इनफैक्ट उससे कलेक्टिवली हम सब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकलिटी भी देखें तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 ए कहता है कि गवर्नमेंट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि इन सारी चीजों को इंश्योर करने की बात कर रहे हैं। असल में ये हमारी जरूरत है, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको इंश्योर करे। लेकिन ये देखा गया है कि स्टेट की अपनी लिमिटेशंस हैं, और स्टेट की लिमिटेशंस ऑफ कोर्स तमाम सारे जो सिविल सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको आगे आने के लिए एक तरीके का मौका देती हैं, फोर्स करती हैं। तो ऐसे सिविल सोसाइटी, ऐसे ग्रुप्स जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, उनके प्रोटेक्शन की बात पर फोकस रखते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको पहले ये बताना था ये क्या होते हैं, इनका जो रोल क्या है, ठीक है, और इनके लिए क्या थोड़े से चैलेंजेस हैं। बस यही सारी बातें बता देनी है। इसके अलावा कुछ का नाम बता दीजिए और फिर आपकी का आंसर खत्म हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है ये आपका सोशल जस्टिस का है। संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ द पैटर्न ऑफ द रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पॉवर्टी। डिस्कस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ द पॉवर्टी। पैराडॉक्स ऑफ द पॉवर्टी आपने पढ़ा होगा आपके रेगुलर, आज जब आप पॉवर्टी डिस्कस करते हैं तो ये आता है। बेसिकली पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या है आपको मालूम है? तमाम सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट देयर आर नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द पब्लिक। तो होता क्या है कि देयर आर रिसोर्सेज, सम पीपल आर वेरी रिच इन द सोसाइटी, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट बेनिफिटेड विद द रिसोर्सेज, तो उनके पास बड़ी कमी है। तो वी हैव रिसोर्सेज बट देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिकॉज ऑफ इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्सेज होने के बावजूद गरीबी है, इसलिए इसी को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी।
है ना। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि कैसे, हाउ वी कैन स्टैब्लिश द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन से सो। ठीक है, आर्टिकल 39 आप पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो ये सारी उसकी बात कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करनी चाहिए। ये जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में, यही पैराडॉक्स ऑफ द पॉवर्टी क्रिएट करता है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आंसर आपको बात करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इन कंटेम्पोरेरी डेवलपमेंट मॉडल्स डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग responsibilities are not located close to the source of the information and execution defending the objectives of the development. Critically evaluate. समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां क्या कहते हैं, सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देते हैं। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आप देखिए यहां सीधे सीधे जो क्वेश्चन है, आपको टेक्निकल सा लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए जो भी जो विकास मॉडल में जो डिसीजन लेने और समस्या के समाधान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा अच्छा सूचना के सोर्सेस पे जिनका नियंत्रण है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूशन की है, असल में ये कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन दी decision making or problem solving or any responsibility regarding that। तो ये जो गैप है ना, इसकी वजह से जो निर्णय लेने का क्या कहते हैं, ये ठीक से, चूंकि वो निर्णय ले नहीं पाते, उनके पास डिपेंडेंसी, अच्छा उनके पास उस तरीके की जो ग्राउंड लेवल की रियलिटीज है, दे आर नॉट अवेयर विथ, इनकी प्रॉब्लम नहीं पहुंच पाती हैं, कोई ब्रिज नहीं है। तो ये वहां दिल्ली में बैठ के अगर किसी गांव के बारे में डिसीजन लेना होगा ओनली बिकॉज ऑफ द डाटाज ऑन द बुक्स, तो ये कई बार जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशंस नहीं क्रिएट कर, नहीं सर्व कर पाते हैं। तो यही ये बात कह रहा है कि आप विकास मॉडल की बात तो करते हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल गवर्नेंस और द लोकल सिविल सोसाइटी। तो इसके इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर कर दीजिए, ताकि गुड गवर्नेंस, यानी जो गुड गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट हैं कि सबका इंक्लूजन बहुत जरूरी है इन द डिसीजन मेकिंग, एंड बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुड बी देयर। तो इस क्वेश्चन में यही इतनी बात करनी थी। आ जाइए, एक कहाँ है? सर कुछ कह रहे हैं? तो अरुण सर हमने काफी डिटेल में कर लिया। बस सर एक क्वेश्चन का अल्ट्रा ब्रीफ सर, बस बस 2 मिनट में सबमिट दीजिए सर। अरुण सर, सर बस क्या क्वेश्चन था बस वो बता के बस छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे, बस आप विद इन 1-2 मिनट्स कंपाइल कर लीजिए आप। कौन है भाई? मेरी आवाज आ पा रही है? यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है बेसिकली। जो हमको क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। असल में जो हमारे रिलेशनशिप हैं विद द कंट्रीज, उसमें चूंकि उससे उन रिलेशनशिप हमारे एनर्जी कंजम्पशंस पे बेस्ड हैं, तो कई बार वो इन्फ्लुएंस, एनर्जी कंजम्पशंस हमारे इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए समहाउ रिलेशनशिप वैसे स्टैब्लिश करने होते हैं। ये डिमांड इस क्वेश्चन की।
बेसिकली जो आखिरी क्वेश्चन है, पूर्व और पश्चिम के बीच जो नाजुक असंतुलन है, वो यूएसएसए बनाम रूसी गठबंधन के बीच उलझन के कारण बेसिकली हमको एक कंपेयर करना है अपने रिलेशनशिप विद द अमेरिकन, यानी जो बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं और उनके साथ इसी को समराइज करके आंसर कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी पोजीशन को ध्यान में रखना है, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। हम डिटेल में इसके आंसर पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज बिल्कुल समय सर, का बिल्कुल अभाव। सर, चलिए, बहुत ही बेहतरीन सर आपने समझाया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि आज का सेशन हमने कॉम्पैक्ट और क्रिस्प रखा हुआ है, और अरुण त्रिपाठी सर, मनोज जायसवाल सर और हम पूरी टीम पूरा इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के साथ साथ लेकर आएगी। पीडीएफ जीनो आईएएस के ऐप पे अवेलेबल होगा, है ना, और वीडियो आपको जीनो आईएएस पे और यूट्यूब पे भी दिखेगी। ठीक, अरुण त्रिपाठी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो थैंक यू बारिश सर। में आप तैरते हुए आए। जो दिल्ली के सर हाँ हालात थे, हमें तो एक जी बार लगा कि आप स्टूडियो पहुंच नहीं पाएंगे सर, जी लेकिन जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल थैंक यू वेरी मिलेंगे मच। 2 बजे फॉर जीएस पेपर 3, और इवनिंग 7 PM हम लोग इथिक्स का GS 4 डिस्कस करेंगे। सी यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।